हेलो एवरीवन। तो आ गया है बिलियनर फोर्स्ड गर्लफ्रेंड का एक और न्यू एपिसोड। तो चलिए सुनते हैं। अब तक हमने सुना विक्रम जो बातों बातों में नताशा का नाम लेते हैं। मायरा उस नाम को दोहराती है, नताशा। ये सुन विक्रम बोली, यस, यही नाम है उस लड़की का। एक्चुअली मैं नताशा से बहुत प्यार करने लगा हूँ। आई लव हर सो मच, बट उसे मुझसे अभी कुछ खास अटैचमेंट नहीं हुई है और वो शादी के लिए रेडी भी नहीं है। इसलिए मैं उसे थोड़े दिन के लिए टाइम देना चाहता हूँ। मायरा, जिसे इस वक्त बहुत बड़ा सदमा लग चुका था, उसके चेहरे में एक बूंद आंसू छलकता ही है कि वो उसे फटाफट से पूछ लेती है और विक्रम से हिम्मत कर अपनी तकलीफ को छुपाते हुए पूछती है, विक्रम प्लीज, मुझे आधी अधूरी कहानी जानने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम मुझे पूरी बात बताओ, नहीं तो फिर रहने ही दो। मुझे जानना है कि कौन है वो लड़की और ये सिलसिला कब शुरू हुआ, तुम दोनों कब से रिलेशनशिप में हो और वो लड़की मान क्यों नहीं रही है? क्या वो बहुत ऊंचे घराने से है? विक्रम जो मायरा को बेफिक्री से अपने और नताशा के बारे में सब कुछ बता देते हैं, पर बातों ही बातों में उनके मुंह से ये नहीं निकला कि नताशा सिंगर बनना चाहती है। उन्होंने बस इतना ही कहा कि नताशा ने जब से उनकी जान बचाई है उन्हें वो तब से बहुत अच्छे लगने लगी है और उन्होंने बहुत मुश्किल से उसका पता लगाया और फिर उसे अपने साथ जबरदस्ती रहने के लिए फोर्स किया। मायरा जो ये पूरी स्टोरी सुन अंदर ही अंदर हैरान हुए जा रही थी। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि विक्रम एक लड़की के पीछे इतना दीवाना भी हो सकता है, पर उसे साथ ही साथ इस चीज का भी दुख था कि विक्रम ने कभी उसे उस नजर से देखा ही नहीं जिस नजर से वो उन्हें देखती है। विक्रम जो मायरा को शुरू से लेकर अब तक की पूरी बात बता देते हैं। लास्ट में उन्होंने कहा, मायरा, जब तक नताशा शादी के लिए मान नहीं जाती, मैं नहीं चाहता कि दादी को ये सब पता चले। मैं दादी से मिलवाने से पहले उसे शादी के लिए मनाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम तो दादी को जानती हो, नताशा का पता चलते ही वो उसे शादी के लिए फोर्स करने लगेगी। मायरा जो ताना मारने के लहजे में एक तिरछी मुस्कान देते हुए बोली, हाँ हाँ, तुमने तो अभी तक उसे जरा सा भी फोर्स नहीं किया है ना? विक्रम जो अपने रेयर और चार्मिंग स्माइल करते हुए मायरा के पास गए और कहा, विक्रम राठौर जो करता है बिल्कुल सही करता है, और वैसे भी अब बात मेरे प्यार की है तो हद पार करना तो बनता ही है। ये कहते कहते उन्होंने अपनी एक आईज ब्लिंक की और वहां से चले गए। उनके जाते ही मायरा जो धड़ाम से नीचे जमीन में गिरी और फूट फूट के रोते हुए खुद से कहा, देख लिया, नहीं करता वो तुझसे प्यार और अब ना कभी करेगा, क्योंकि क्योंकि उसे उसकी गर्लफ्रेंड मिल चुकी है। मैंने आज तक विक्रम के मुंह से किसी लड़की के लिए ऐसी जुनूनी बातें नहीं सुनी। इसका इसका मतलब वो लड़की विक्रम के लिए बहुत खास है और विक्रम अब उसी से शादी करेगा। कह के मायरा जो फूट फूट के रोने लगी। यहाँ विक्रम जो अपने कमरे के वॉशरूम में थे, इस वक्त वो अपने बाथटब में आराम से लेटे हुए थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने प्रतीक को कॉल किया। प्रतीक जो एक बार में ही उनके कॉल को पिक कर लेता है, क्योंकि प्रतीक अच्छे से जानता था कि उनके विक्रम बॉस को 1 मिनट का भी इंतजार करना बिल्कुल नहीं पसंद। पर उसे क्या पता था कि विक्रम तो सुबह से बस इंतजार ही किए जा रहे हैं। नताशा जो सुबह से उनका कॉल पिक कर ही नहीं रही है। उन्होंने हालांकि नताशा को बस 2 बार ही कॉल लगाया था, पर इसमें ही वो बहुत इरिटेट हो गए। उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद था कि कोई उन्हें यूं ऐसे इग्नोर करे, और खास करके वो लड़की जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अब विक्रम जो नताशा की आवाज सुनने भर के लिए तरस से गए, इसीलिए उन्होंने ना चाहते हुए भी प्रतीक को फोन किया। बार बार प्रतीक से ऐसे डिमांड करना उन्हें पसंद तो नहीं था, पर वो मजबूर हो जाते थे। आखिरकार ये लड़की उनका फोन उठाने का नाम जो नहीं ले रही थी। यहाँ प्रतीक जो कॉल उठाते ही बोले, यस बॉस, बोलिए, कैसे हैं आप? विक्रम जो थोड़ा कड़क आवाज में बोले, अभी तो वहां 12 बज रहे होंगे ना, अब तक तो नताशा उठ जाती है, तो फिर वो मेरा कॉल क्यों नहीं पिक कर रही? प्रतीक जो विक्रम को यूं दहाड़ते हुए सुन चुप हो गए। वो काफी ज्यादा डर गया था, पर विक्रम जो प्रतीक के इस चुप्पी से समझ गए कि जरूर कोई बात है। विक्रम वापस प्रतीक को बोले, क्या हुआ, अब क्या किया उन दोनों ने मिलकर? प्रतीक जो थोड़ा हिम्मत करके बोला, वो बॉस, कल मैंने वीडियो भेजी थी ना नताशा मैम की मैगी खाते हुए। विक्रम ये सुन के कहे, हाँ तो? प्रतीक जो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है,
तो बॉस, वो प्रिया मैम की बात बिल्कुल सही थी। नताशा मैम को ना जाने कैसे मैगी खाने से बुखार आ जाता है, और इस बार भी वही हुआ। नताशा मैम तो बहुत तेज फीवर में है अभी इस वक्त। विक्रम जो ये सुन हैरान हो गए। वो तुरंत थोड़ा शाउट करते हुए बोले, व्हाट? नताशा कैसी है? वो ठीक तो है? रिलैक्स बॉस, रिलैक्स। मैडम बॉस बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट मैं तो अभी उनके कहने पर ही उनका फेवरेट वेजिटेबल सूप बना रहा हूँ। देखिएगा बॉस, वो ये सूप पी के एकदम ठीक हो जाएंगी। विक्रम जो नताशा की फीवर की बात सुन के बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। वो जल्दी बाथटब से उठ शावर लेने लगे। उन्होंने प्रतीक से कहा, प्रतीक, डॉक्टर ने चेकअप किया? क्या कहा डॉक्टर ने? पर प्रतीक कॉल पे बोले, बॉस, मैंने नताशा मैम और प्रिया मैम को बहुत कहा कि मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, पर उन दोनों ने डॉक्टर के लिए स्ट्रिक्टली मना कर दिया। उन लोगों ने कहा कि मैडम बॉस को ऐसे फीवर वगैरह तो आते ही रहते हैं, अगर उनको वेजिटेबल सूप पिला दो तो वो अगले दिन ठीक हो जाती हैं। विक्रम जो ये सुन हैरानी से कहते हैं, व्हाट द हेल? तुमने अभी तक मेरी नताशा को डॉक्टर नहीं दिखाया? उसकी तबीयत खराब है, क्या तुम्हारे लिए मजाक है? मैंने तुम पे इतना भरोसा किया, तुम पर अपनी नताशा की जिम्मेदारी दी, पर तुम उसे मरता हुआ छोड़ रहे हो। एक सूप पीने से भला मेरी नताशा का फीवर ठीक कैसे होगा? प्रतीक जो विक्रम की ये सारी बातें सुन घबराते हुए बोला, विक्रम बॉस, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? नताशा मैम मेरे लिए भी उतनी ही खास है जितने आप। मुझे उनकी सच में बहुत ज्यादा चिंता थी, पर उन दोनों ने मुझसे साफ साफ कहा कि मैं नताशा मैम के लिए सूप बना दूं। उन्होंने कहा कि सूप पी के कल सुबह तक नताशा मैम ठीक हो जाएंगी, और अगर नहीं हुई तो मैं फिर उन्हें डॉक्टर दिखा दूं। मैंने बहुत समझाया उन लोग को, पर वो लोग नहीं मानी, इसीलिए तो मैं उन्हें ज्यादा फोर्स नहीं किया और उनके लिए स्पेशली वेजिटेबल सूप बनाने आ गया। वो कल तक ठीक हुई तो अच्छी बात है, और नहीं हुई तो मैं हूं ना, मैं डॉक्टर दिखा दूंगा उन्हें। अब प्लीज गुस्सा मत करिए बॉस, मैं मेरे रहते नताशा मैम को कुछ नहीं हो सकता। वो हमारी मैडम बॉस है, मैं उन पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा। विक्रम जो ये सारी बातें सुन गुस्से में ही बोलते हैं, शट अप प्रतीक, तुम कहाँ उन लोगों की बातों पे आ गए? वो लोग तो कुछ भी बोलेंगी। तुम एक काम करो, सबसे पहले हमारी फैमिली की फीमेल डॉक्टर को बुलाओ, और जब वो नताशा का चेकअप कर ले तो उसके बाद मुझसे उनकी बात कराना, और नताशा से कहो कि वो मान जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा फोन भी उठाए, नहीं तो मैं इस लड़की के पीछे पागल हो जाऊंगा। कह के विक्रम गुस्से में फोन कट कर देते हैं। फोन कट करते ही प्रतीक जो जल्दी से अपने विक्रम बॉस के ऑर्डर को फॉलो करता है और उनके फैमिली के फीमेल डॉक्टर को कॉल करके मेंशन बुला लेता है। यहाँ विक्रम जो अपने कमरे में रेडी हो रहे थे, उन्होंने डार्क ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। हमेशा की तरह वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। तभी उनके कमरे में कावेरी जी आई। विक्रम को यूं रेडी होता देख कावेरी जी बोली, विक्रम, ये क्या, तुम इतनी जल्दी ऑफिस के लिए रेडी हो गए? विक्रम जो इस वक्त मिरर के सामने खड़े रहते हैं और अपनी वॉच पहनते हैं, हाँ दादी, जल्दी रेडी हो गया, बट नॉट फॉर द ऑफिस। ये सुन कावेरी जी हैरानी से बोली, क्या ऑफिस नहीं जा रहे हो तो कहाँ जा रहे हो? विक्रम जो अपनी दादी के पास आके कहता है, दादी, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए वापस इंडिया जाना होगा। कावेरी जी ये सुन हैरान होके बोली, क्या? विक्रम, तुम ये क्या बोल रहे हो? अरे तुम कल शाम से ही तो आए हो यहाँ पे, तुम इतने दिनों तक इंडिया में ही थे। अरे ऐसा कौन सा जरूरी काम है बेटा जो पूरा होने का नाम नहीं ले रहा? और वैसे भी तुम तो यहाँ इसीलिए आए थे ना, क्योंकि यहाँ तुम्हारी कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। तो अब क्या हुआ बेटा, मीटिंग कैंसिल हो गई क्या तुम्हारी? और अगर हो भी गई तो अचानक ये इंडिया में कौन सा काम आन पड़ा? और क्या बात है विक्रम, आजकल मैं देख रही हूँ तुम्हारी ट्रैवलिंग खत्म ही नहीं होती। अब तो मुझे लगने लगा है कि तुम यहाँ बस महीने में 1-2 दिन मुझे देखने आते हो कि ये बुढ़िया जी रही है या निकल गई। विक्रम जो अपनी दादी के मुंह से ये सारी बातें सुन थोड़ा गुस्से में बोले, दादी प्लीज, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं मेरे बारे में? विक्रम अपने दादी को गले लगाते हुए कहते हैं, दादी आप जान हो मेरी, एक आप ही तो हो मेरी जिंदगी में, वरना मेरे पास अपना कहने के लिए है ही कौन। प्लीज आप ऐसी बातें मत किया करिए, आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। अगर आपको कुछ हो गया ना तो मैं सच में नहीं जी पाऊंगा।
दादी जो विक्रम से थोड़ा दूर हो सोफे में रूठ के बैठ गई और अपना मुंह फुलाते हुए बोली, ऐसी बातें नहीं करूं तो और क्या कहूं। अब मेरी उम्र हो रही है, मुझे कब क्या हो जाए क्या पता। अपने आखिरी वक्त में मैं क्या इस घर के नौकरों के साथ रहूंगी। अरे मेरा एक ही तो पोता है, कम से कम मैं अपने पोते की होने वाली बहू का चेहरा तो देख लूं। उसके बाद अगर मैं मर भी गई तो मुझे कोई दुख नहीं। बस एक बार मैं इस घर की होने वाली मालकिन का चेहरा देख लूं, उसके बाद मैं चैन से मर सकती हूँ। दिन रात मुझे एक ही टेंशन सताती है कि मुझे अगर कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा। अरे बेटा, कम से कम अपना नहीं तो मेरा ही ख्याल कर ले। पर छोड़, मैं भी ना जाने किसे कह रही हूँ। तुझे तो ना अपनी कोई परवाह है और ना अपनी इस बूढ़ी दादी की। जब मैं मर जाऊंगी ना, तब तुझे समझ आएगा कि इस बड़ी सी दुनिया में अकेले जिंदगी काटना कितना मुश्किल है। विक्रम जो ये सुन जल्दी से आके अपनी दादी के मुंह पे हाथ रखते हुए गुस्से से बोले, इनफ दादी, अब फिर से आपके मुंह से ऐसे वर्ड्स निकले ना तो आप देख लीजिएगा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप जानती है ना मैं कौन हूँ। दादी जो ये सुन अपनी नजरें फेरते हुए बोली, हाँ हाँ हाँ, बस मैं ही तो जानती हूँ तेरा असली वीआर वाला रूप। पता नहीं क्या क्या करना है तुझे। अरे बेटा, तू सबका मसीहा बनना छोड़ और अपने जिंदगी पर फोकस कर, फोकस। शादी कर ले, तू देखना शादी के बाद तू बेस्ट पोते के साथ साथ बेस्ट हस्बैंड भी कहलाएगा। ये सुन विक्रम जो अपने मन में बोले, हस्बैंड तो बहुत दूर की बात है, मैं तो फिलहाल एक बेस्ट बॉयफ्रेंड भी नहीं बन पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ। एक तरफ मेरी नताशा है तो दूसरी तरफ मेरी दादी। ये दोनों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाह के भी इन दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकता। यहाँ कावेरी जी जो विक्रम को किसी ख्याल में गुम देख अपने ही मन मन में बोली, बेस्ट हस्बैंड की बात सुन के इसे जरूर मायरा का ख्याल आ रहा होगा। हाय मेरा बच्चा, नजर ना लगे इसको, कितना प्यारा लग रहा है अपने प्यार के बारे में सोचता हुआ। थोड़ी ही देर में दादी जी जो झूठ मूठ का अपने गले को की खराश को ठीक करते हुए बोली, क्या हुआ मिस्टर विक्रम राठौर उर्फ माफिया वीआर, किन ख्यालों में खो गए आप। विक्रम जो अचानक अपनी दादी की गोद में अपना सर रख देते हैं और उन्हें समझाते हुए कहते हैं, दादी प्लीज, मुझे जाना ही होगा आज इंडिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। पर कावेरी जी जो ये सुन वापस मुंह फुलाते हुए बोली, हे भगवान, विक्रम तुझे कोई कदर नहीं है ना अपनी इस बूढ़ी दादी की। विक्रम जो ये सुन अपने दादी के बगल में बैठते हुए बोले, दादी लिसन, काम डाउन, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। मुझे इंडिया में बस 1-2 घंटे का ही काम है। अगर मैं अभी अपने प्राइवेट जेट से निकला तो मैं आराम से रात के 10-11 बजे तक यहाँ वापस आ जाऊंगा। कावेरी जी ये सुन थोड़ा सोचते हुए बोली, पर अगर तू नहीं आया तो कहीं इस बार भी तू कोई ना कोई बहाना कर महीनों तक वहां रुकने का तो प्लान नहीं कर रहा ना। विक्रम ये सुन एक स्माइल के साथ बोले, दादी मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं जरूर आऊंगा, और आपको तो पता ही है कि आपका पोता किसी भी कीमत में अपने प्रॉमिसेस नहीं तोड़ता। आई प्रॉमिस यू दादी, मैं आज के आज ही इंडिया से वापस लौट आऊंगा। कावेरी जी जो ये सुन थोड़ा मुस्कुराई और विक्रम के माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, ठीक है बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पर मैं एक बात कह देती हूँ, ये तेरी आखिरी ट्रैवलिंग होनी चाहिए। अब से तू यही अपना बिजनेस संभालेगा, समझा। बाकी काम प्रतीक को संभालने दे। अब बहुत हो गया, कुछ महीनों से लगातार तू ट्रैवलिंग ही किए जा रहा है। अब से कुछ महीने ये ट्रैवलिंग का सिलसिला बंद कर और अपने इस शानदार मेंशन में मेरे साथ आराम से रह, समझा। विक्रम जो कुछ सोचते हुए बोले, ओके दादी, कह के वो अपने मन में बोले, अब जरूरत भी नहीं पड़ेगी इतनी ट्रैवलिंग करने की। ये सोच विक्रम के होठों में एकदम हल्की सी मुस्कुराहट छलक गई। यहाँ इंडिया में नताशा और प्रिया जो इस वक्त नताशा के रूम के क्लोजेट में थी और शाम के लिए ड्रेस सिलेक्ट कर रही थी,
नताशा जो क्लोजेट रूम के सोफे में बैठे बैठे अपने ख्यालों में गुम होते हुए बोली, पता है प्रियो, मैं ना नितिन कुमार बासु जी के गाने बचपन से सुनते आ रही हूँ। वो कितने टैलेंटेड हैं। मुझे तो अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं आज नितिन जी से मिलूंगी। तुझे पता है, मेरे दिल में तो लड्डू फूट रहा है, लड्डू। प्रिया जो इस वक्त उसके ड्रेस को सिलेक्ट करने में उसकी मदद किए जा रही थी, तभी वो नताशा की ये बातें सुन उसकी ओर पलट के कहती है, आशु, एक बात तो बताओ, ये नितिन कुमार बासु की एज क्या होगी? नताशा थोड़ा सोचते हुए बोली, यही कुछ 55 या 60। प्रिया कहती है, तो एक बात बता, तंश सर की उम्र क्या है? नताशा बोली, पागल है क्या, दिखता नहीं है, विक्रम की एज जैसी तो है। 27-28 होगा उनका भी कुछ। प्रिया बोली, इसका मतलब नितिन बासु में और तंश कपूर में करीब 30 से 32 साल का फर्क है, राइट? नताशा बोली, हाँ, सही कह रही है तू। प्रिया कहती है, अरे तो वो दोनों फ्रेंड कैसे हो सकते हैं जब उन दोनों की एज में इतना डिफरेंस है? ये सुन नताशा जो तंश को डिफेंड करते हुए बोली, "अ, अ, ये भी तो हो सकता है ना कि नितिन बासु जी उनके फैमिली फ्रेंड हो, इसीलिए वो फ्रेंड फ्रेंड करते हैं।" प्रिया जो तब से नताशा के मन में तंश के लिए नेगेटिव थॉट डालने की कोशिश कर रही थी, पर यहाँ नताशा जो प्रिया की हर शक और हर बात को बस काटे ही जा रही थी। पर तभी नताशा के कमरे में प्रतीक जी नॉक करते हुए कहते हैं, मैडम बॉस, मैडम बॉस। प्रतीक की ये आवाज सुन नताशा और प्रिया जल्दी से क्लोजेट से निकली और अपनी अपनी पोजीशन पर आ गई। मतलब नताशा जो झट से नाटक करते हुए बेड पर लेट गई, तो वही प्रिया जो बेचारी सा मुंह बना डोर को खोलते हुए बोली, हाँ जी। पर तभी उसने देखा कि प्रतीक जी बाहर अकेले नहीं खड़े हैं, उनके साथ एक लेडी डॉक्टर भी खड़ी थी। प्रतीक जी प्रिया को देख बोले, मैम, हमारी मैडम बॉस कैसी हैं आप? देखिए, उनका चेकअप करने के लिए डॉक्टर आई हैं। अब देखिएगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। प्रिया जो ये सुन के बोली, ओह अच्छा, कह के वो झट से डोर को वापस लॉक कर देती है। डोर ऐसे मुंह पे लॉक होते ही डॉक्टर और प्रतीक जी जो एक दूसरे को अब हैरानी से देखने लगे। पर यहाँ प्रिया जो नताशा के पास आके चिंता में बोली, मारे गए, मारे गए, मारे गए, प्रतीक जी तो बाहर डॉक्टर के साथ खड़े हैं। हे भगवान नताशा, मेरा तो सर घूम रहा है, अब क्या होगा? डॉक्टर के चेक करते ही वो पक्का पकड़ लेंगी कि तुझे कोई फीवर वगैरह नहीं है, तू तो बस नाटक कर रही है। अब क्या करें? नायरा जो बेड से उठकर खड़ी हो गई और बोली, अरे बाप रे यार, ये तो अच्छा फंसे हम लोग, अब क्या करें? ये प्रतीक जी भी ना सूप बनाने बोला था, रायता फैलाने नहीं। वो मेरा तो सर फटे जा रहा है। प्रिया जो ये सुन हैरानी से बोली, हैं? क्या कहा? सर फटे जा रहा है? मतलब तेरी तबीयत क्या सच में खराब है? दिखा मुझे। कह के प्रिया जो नताशा की ओर बढ़ ही रही थी, पर तभी प्रतीक जी जो वापस दरवाजे को थोड़ा खटखटाते हुए बाहर तेज आवाज में बोले, मैडम बॉस, प्रिया मैम, हम लोग बाहर खड़े हैं, प्लीज गेट खोलिए। नताशा जो ये सुन अपना सर पीटते हुए बोली, खोल दे बहन, खोल दे, और कोई ऑप्शन नहीं बचा। अगर विक्रम को पता चल गया ना कि हम दोनों दरवाजा बंद करके हैं, तो एक और नया बवाल खड़ा हो जाएगा। विक्रम के परम भक्त प्रतीक जी ने विक्रम को कॉल घुमा दिया ना, तो समझ में गई काम से। प्रिया जो ये सुन चिंता में पड़ गई और ना चाहते हुए भी उसने गेट खोल दिया। गेट खोलते ही प्रतीक जी जो डॉक्टर के साथ रूम के अंदर आते हुए बोले, कितना टाइम लगा दिया आप लोगों ने, एक गेट ही तो खोलना था, कर क्या रही थी आप लोग तब से? नताशा जो ये सुन बिस्तर में लेटे लेटे अपने मन में बोली, आपको इस दुनिया से गुमशुदा करने की प्लानिंग कर रहे थे। उसने ये बात अपने मन में बोली थी, इसीलिए कोई भी इसे सुन नहीं पाया। पर यहाँ फंस तो प्रिया गई थी। प्रिया जिसे इस वक्त कोई झूठ या कोई भी बहाना सूझ ही नहीं रहा था। उसे झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता था। वो तो इतनी घबरा गई कि अपने हाथ को मलने लगी। प्रतीक जी ने प्रिया के इस बेचैनी को नोट कर लिया। उन्होंने शक के अंदाज में अपनी एक आईब्रो को उठा के बोले, क्या हुआ प्रिया मैम, बीमार तो हमारी मैडम बॉस है, फिर आपको इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? प्रिया जो हैरानी से बोली, हाँ, वो मैं तो वो बस
पर तभी नताशा सिचुएशन को संभालते हुए थोड़ा नौटंकी कर करके बोली, अरे अरे वो मेरी ऐसी हालत देख ना, प्रियो थोड़ा सदमे में चली गई है, इसलिए देखे ना, बेचारी ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रही है। प्रतीक, जो नताशा का ये हाल देख बहुत ज्यादा डर गया और घबराते हुए डॉक्टर को ले अपनी मैडम बॉस के पास गया। वो नताशा को देख बोले, ये क्या मैडम बॉस, आपकी हालत तो बहुत खराब हो गई है। बॉस मुझे बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं आपका ध्यान ठीक से नहीं रख पाया। मैं तो अभी भी आपके लिए किचन में सूप ही बनाता रह जाता, और यहाँ आप तो बुखार में तड़पती ही रह जाती। सॉरी, आई एम सो सॉरी मैडम बॉस, आई एम सो सॉरी। यह नताशा, जो अधखुली आंखों से प्रतीक को देखने का नाटक कर रही थी, उसका चेहरा देख इस वक्त कोई नहीं बोल सकता था कि वो अभी नाटक कर रही है। पर दूसरी ही तरफ नताशा, जो अपने मन में सोच रही थी, ओह, तो ये डॉक्टर वाली आग इनके बॉस ने लगाई है। हं, खुद तो चले गए हैं लंदन, और यहाँ मेरे कंधे पर बेताल जैसे प्रतीक जी को बैठा दिए है। हे भगवान, ये कहाँ फंसा दिया मुझे, किन लोगों के बीच फेंक दिया है तुमने मुझको। प्लीज प्लीज बस आज बचा लेना, आज मेरा इस मेंशन से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज भगवान जी, सपोर्ट मी। कह के नताशा, जो अपने लिए प्रे करने लगी। यहाँ डॉक्टर, जो अब नताशा के पास बैठ उसको चेकअप करने लगती है। सबसे पहले तो उन्होंने नताशा की आंखों को देखा और फिर बस हाथों से उसका टेम्परेचर को चेक किया, क्योंकि नताशा को थोड़ा बहुत बुखार तो सच में ही था, जिसकी वजह से डॉक्टर को लगा कि तबीयत तो खराब है, पर इतना भी नहीं कि जितना दिख रहा है। डॉक्टर को पहले थोड़ी कंफ्यूजन हुई। उन्होंने एक थर्मामीटर निकाला और उसे नताशा के मुंह में डाल दिया। थर्मामीटर को देख डर के मारे नताशा के तो पसीने छूटने लगे। प्रिया, जो साइड में खड़ी, अपने मन में बोली, ये ले, हो गया इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन। अभी थर्मामीटर सारा सच सबके सामने ले आएगा। हे भगवान, मेरी दोस्त को बचा लो। मुझे पता है कि उसका साथ देना गलत है, पर मेरी मजबूरी भी तो समझिए, मैं उसे उदास नहीं देख सकती। प्रिया ने प्रार्थना ही की थी कि तभी कमरे में मालती जी की एंट्री हुई। मालती जी कमरे में आते हुए बोली, नताशा मैम, देखो मैं आपके लिए क्या लाया, गर्मा गर्म वेजिटेबल सूप। कह के मालती जी जो खुशी से अंदर आने लगी, पर नताशा और प्रिया ये सुन एक दूसरे को देखी, और एक दूसरे को शैतानी स्माइल देते हुए नताशा ने प्रिया को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। प्रिया, जो उसके इशारे को समझ जाती है। यह मालती जी, जो अभी सूप का ट्रे ले नताशा के पास जा ही रही थी कि तभी अचानक प्रिया, जो उनसे टकरा गई, और थोड़ा सा सूप डॉक्टर की साड़ी में छलक के गिर गया। सूप गिरते ही डॉक्टर तो झट से उठ के खड़ी हो गई और अपनी साड़ी को साफ करते करते बोली, ओ नो, मेरी तो पूरी की पूरी साड़ी खराब हो गई। ये सुनते ही मालती जी घबराते हुए बोली, मैं माफी चाहता डॉक्टर, आई एम सो सॉरी, मुझसे ये सूप मिस्टेकली गिर जाता बाबा। ये सुन प्रिया बोली, कोई बात नहीं मालती जी, वो शायद मैं अचानक से आपके सामने आ गई ना, इसीलिए आपसे सूप गिर गया। वो डॉक्टर की ओर देख के कहती है, डॉक्टर डोंट वरी, चलिए मैं आपकी साड़ी वॉशरूम में साफ करवा देती हूँ, चलिए मेरे साथ। कह के प्रिया उन डॉक्टर को लेकर वॉशरूम में चली जाती है। प्रतीक जी, जो ये सब देख रहे थे, वो अपने मन में बोले, कुछ तो काला है इस दाल में। पर यहाँ मालती जी, जो सूप का बॉल नताशा की साइड वाली टेबल में रख देती है और प्यार से उसके सर को सहलाते हुए कहती है, डोंट वरी नताशा मैम, आप बहुत जल्दी पहले जैसा हेल्दी हेल्दी हो जाएगा। नताशा, जो हल्के से उठ के बैठती है और थर्मामीटर साइड कर वो मालती जी को कहती है, मालती जी, मुझे थोड़ा सूप दीजिए ना, मुझे गर्मा गर्म सूप पीना है, मेरा सुबह से मन कर रहा है। मालती जी, जो ये सुनते ही झट से सूप का बोल नताशा को पकड़ा देती है। नताशा, जो सूप पीने का नाटक करने लगी, और फिर तभी सबकी नजर से छुप छुपा के उसने थर्मामीटर को सूप के अंदर डुबो दिया। प्रतीक जी और मालती जी आपस में कुछ बातें कर रहे थे, जिसकी वजह से उनका ध्यान नताशा की इस हरकत पर नहीं गया। थोड़ी ही देर में अब वहां पे डॉक्टर आ जाती है और प्रिया भी उनके साथ साथ ही चली आती है। प्रिया, जो नताशा को देख बोली, ठीक है ना आशु। नताशा, जो नाटक करते हुए बोली, "अ- अ- हाँ हाँ ठीक हूँ। अब डॉक्टर, जो नताशा के पास बैठ जाती है और कहती है, मैडम थर्मामीटर दिखाइए।
नताशा जो ये सुन अपने मुट्ठी में जकड़े उस थर्मामीटर को झट से डॉक्टर के हाथों में पकड़ा देती है। डॉक्टर थर्मामीटर को देख चौंकते हुए बेड से उठी और थोड़ा हैरानी से बोली, व्हाट, इतना ज्यादा? प्रतीक जी डॉक्टर का ये रिएक्शन देख घबराते हुए बोले, क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर जो उनकी ओर देख के बोली, लगता है इन्हें बॉडी के अंदर ही अंदर बहुत तेज बुखार है। ये देखिए थर्मामीटर पूरे 103 डिग्री सेल्सियस है। प्रतीक जो थर्मामीटर देख और घबरा गया। डॉक्टर जो अब अपने ब्रीफकेस से स्टेथोस्कोप और बीपी चेक करने वाली मशीन निकालती है। मशीन को देख वापस प्रिया और नताशा को चक्कर से आने लगे। उन दोनों के तो चेहरे की हवाइयां ही उड़ गई। नताशा जो अपने मन में उस डॉक्टर को कोसते हुए बोली, अरे यार, इतना बुखार है तो फिर भी संतुष्टि नहीं मिली इन्हें। अब क्या मेरा बीपी भी चेक होगा? हे भगवान बचा ले मुझे, प्लीज प्लीज प्लीज। सारी अग्नि परीक्षा मैं आज ही नहीं दे सकती। यहाँ डॉक्टर जो नताशा का बीपी चेक करने लगी। सबकी नजर उस बीपी चेक करने वाली मशीन पर थी। नताशा जो ये देख बहुत ज्यादा घबराने लगी। उसकी घबराहट अब बस उसके मन में नहीं थी, बल्कि साफ साफ उस मशीन में दिखने लगी थी। डॉक्टर जो मशीन को देख वापस चौंकते हुए बोली, ओह माय गॉड, 130 एंड 80, इतना हाई बीपी? मैडम, आपकी तबीयत तो सच में बहुत ज्यादा खराब है। आप प्लीज अभी कुछ दिन सिर्फ रेस्ट ही करिए, कह के वो नताशा के लिए दवाइयां लिखने लगी। प्रिया जो ये सब देख अपने मन में बोली, बाप रे बाप, क्या डेंजर लड़की है ये, भगवान। एक प्रोफेशनल डॉक्टर को भी बेवकूफ बना दिया इसने। थर्मामीटर का तो समझ में आया, पर ये बीपी हाई कैसे किया इसने? यहाँ प्रिया जो नताशा पर हैरान थी, पर वही प्रतीक जिसकी इस समय हवाइयां उड़ी हुई थी। उसे डर था कि जब विक्रम को अपनी नताशा के इस हाल के बारे में पता चलेगा तो न जाने वो प्रतीक का क्या हाल करेंगे। आखिरकार विक्रम ने अपनी नताशा की पूरी जिम्मेदारी प्रतीक के ऊपर ही तो सौंपी थी। यहाँ दूसरी तरफ एक होटल के कमरे में तंश, जिसने अपने रूम को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर लिया था। पूरे रूम में गुलाब की फूल बिखरे हुए थे, कैंडल्स रेडी थी। रूम के चारों ओर बस नताशा की फोटोग्राफ्स और पेंटिंग थी। उसका दीवानापन जो उसके सर चढ़ चुका था। पूरे कमरे को देख ऐसा लग रहा था जैसे उस कमरे में आज किसी की फर्स्ट नाइट होगी। इस वक्त तंश जो अपने रूम के बेड पर रोज पेटल्स छिड़क रहे थे और उस वाइट बेड की शोभा बढ़ा रहे थे। उन्होंने अब नताशा की एक तस्वीर अपने हाथों में ली और उस बेड में सीधा लेट गए। वो नताशा की तस्वीर को देखकर बोले, बस शाम का इंतजार है, फिर मेरी बाहों में ये पेंटिंग नहीं होगी, सिर्फ तुम होगी, खुद तुम, और मैं ऐसे ही तुम्हें छूऊंगा और तुम्हारे पूरे जिस्म को प्यार करूंगा। कह के तंश ने एक सॉफ्ट सी किस उस तस्वीर में की और फिर उस तस्वीर को अपने सीने से लगा बेचैनी से बोला, आखिर कब होगी ये शाम? क्या पूरे होंगे तंश के इरादे? जानने के लिए सुनते रहिए Belena Forced Girlfriend only on my YouTube channel Dreaming with Preeti. Thanks for watching and subscribe for more guys. Love you all and bye bye.